स्टूडेंट, आज जो अपना टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, जो क्लास 12 के 26वें चैप्टर के अंतर्गत रहता है। अपने इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो होता क्या है। देखो, जो तंत्रिका तंत्र होता है वो एक ऐसा तंत्र होता है जो शरीर का नियंत्रण व समन्वय बनाए रखता है, यानी कि शरीर का कंट्रोल व कोऑर्डिनेशन बनाए रखने वाले सिस्टम को क्या कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। यानी कि शरीर का नियंत्रण व समन्वय, शरीर का नियंत्रण व समन्वय बनाने वाला सिस्टम, तंत्र, ऐसा तंत्र जो शरीर का कंट्रोल व कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है उसको क्या कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। ठीक है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है ना वो ना बच्चों 3 भागों में बंटा होता है। हमारा तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बंटा होता है। कौन कौन से में? देखिए, तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं जो हम चर्चा करेंगे कौन कौन से। पहला तंत्रिका तंत्र है वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। पहला क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा जो तंत्रिका तंत्र है वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। और तीसरा जो बच्चों अपना तंत्रिका तंत्र रहता है वो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इस तरह कर कर हमारे 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर के अंदर कार्यरत रहते हैं। देखिए क्या होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। देखिए, केंद्र का मतलब होता है सेंटर या मेन, एक ऐसा तंत्र जो मुख्य भाग बनाता है, तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग बनाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मुख्य भाग की जहाँ बात करें तो मुख्य भाग क्या होएगा, हमारे शरीर का कंट्रोल व कोऑर्डिनेशन बनाने वाले मुख्य अंग को ब्रेन कहा जाता है। और दूसरा देखिए, एक तो हमारे शरीर का कंट्रोल व कोऑर्डिनेशन बनाने वाला मुख्य अंग जो होता है वो ब्रेन होता है, और दूसरे की बात करें ब्रेन से पीछे की ओर जो निकलती है, जो रीढ़ की हड्डी में पूरी लंबाई तक फैली रहती है, उसको कहा जाता है मेरुरज्जु। दूसरी जो संरचना होगी वो होगी मेरुरज्जु, तो यानी कि जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या होएगी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग होएगा जो ब्रेन व स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं जो किससे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बने होते हैं, मेरुरज्जु से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे परिधीय की। देखिए, NCERT में एक क्वेश्चन उठाया गया था कि परिधीय तंत्रिका तंत्र का नाम परिधीय तंत्रिका तंत्र ही क्यों रखा गया, कि इसका नाम जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही क्यों रखा गया। देखिए, परिधि का मतलब होता है चारों तरफ का आवरण। परिधि का मतलब क्या होता है, चारों तरफ का आवरण, यानी कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की चारों तरफ से निकलने वाली तंत्रिकाओं से जो तंत्र बनता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की चारों तरफ से निकलने वाली तंत्रिकाओं से जो तंत्र बनता है वो क्या कहलाता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अब देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 भाग आते हैं, एक तो आता है मस्तिष्क और दूसरा आता है मेरुरज्जु। यानी कि जो मस्तिष्क से और मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलेगी, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलेगी वो मिलकर किसका निर्माण करेगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करेगी। तो बच्चों, ब्रेन से निकलती है 12 जोड़ी तंत्रिकाएं, ब्रेन से निकलती है 12 जोड़ी तंत्रिकाएं, 12 जोड़ी न्यूरॉन्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है 31 जोड़ी। ब्रेन से निकलती है 12 जोड़ी और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है 31 जोड़ी, और ये दोनों सामूहिक तौर पर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है, जिसमें ब्रेन की यानी कि क्रेनियम की जो होती है, क्रेनियल नर्व्स, वो होती है 12 जोड़ी, और स्पाइनल की जो होती है, स्पाइनल नर्व, वो होती है 31 जोड़ी। ये मिलकर क्या करती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। और तीसरा जो तंत्र आपको दिखाई दे रहा है वो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और NCERT में इसके खोजकर्ता का जिक्र किया गया है। किस वैज्ञानिक ने जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की खोज की, तो वो है लैंगले,
लैंगले ने क्या की, इसकी खोज की। ये पूर्णतः नियंत्रणहीन तंत्र है, नियंत्रणहीन तंत्र है। ये पूर्णतः क्या होता है, नियंत्रणहीन होता है। इस पे जो है कंट्रोल वो होता है वो नहीं पाया जाता। तो नियंत्रणहीन तंत्र जो होता है वो क्या होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। बच्चों ये क्वेश्चन जो है यहाँ से उठता है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग। कौन कौन से, नंबर 1 सिंथेटिक, जिसको कहेंगे हिंदी में कहेंगे तो अनुकंपी, सिंथेटिक या अनुकंपी, और दूसरा जो है परानुकंपी या पैरासिम्थेटिक, परानुकंपी या पैरासिम्थेटिक। दूसरा भाग क्या होएगा, परानुकंपी या पैरासिम्थेटिक। देखिए मैंने एक चीज़ बताई कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो क्या होता है वो पूर्णतः नियंत्रणहीन क्रियाओं से संबंधित होता है, नियंत्रणहीन क्रियाओं से संबंधित होता है। देखिए इसका उदाहरण हम समझेंगे कि इसको 2 भागों में क्यों बांटा, इसको 2 भागों में अनुकंपी और परानुकंपी में क्या ज़रूरत पड़ेगी कि 2 भागों में बांटा। देखिए जब हमारे पास आपातकालीन की स्थिति आती है, आपातकालीन का मतलब कि हमारे पास ऐसी स्थिति आ गई कि हमारे सामने कोई ऐसा प्राणी आकर खड़ा हो गया, ऐसा जानवर आकर खड़ा हो गया जिससे हम देखकर उसको क्या हो गए, भयभीत हो गए, डर लग गया हमें। तो डर लगेगा तो हमारी बीट क्या होएगी, तेज होएगी। और बीट जो तेज होएगी यानी कि अनुकंपी एक ऐसा तंत्र है जो हमें संकट से लड़ने के लिए तैयार करता है, संकट से लड़ने के लिए क्या करता है, तैयार करता है। तो इसमें अनुकंपी काम करेगा, यानी कि डर लगने पर अपनी जो बीट तेज हो जाती है उस बीट को तेज करने का काम क्या करेगा, अनुकंपी। अब ऐसा तो है नहीं, हमारे पीछे मान लीजिए कुत्ता पड़ गया तो हम क्या करेंगे, उसको देख के घबराएंगे या दौड़ेंगे, तो दौड़ेंगे तो अपनी बीट क्या होगी, फास्ट होएगी। और जो बीट फास्ट हो रही है वो अनुकंपी के कारण होगी। अब ऐसा तो है नहीं कुत्ता चला गया फिर भी आप दौड़ते रहोगे, आपकी बीट जो है वो तेज ही तेज 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 रहेगी, नहीं। कुत्ता निकल गया तो आप रुक जाओगे, और जो बीट जो है, या रुकोगे भी नहीं, सामने भी कुत्ता है या फिर कोई ऐसी स्थिति है जिससे आपको डर लग रहा है, वो स्थिति अगर चली गई तो क्या उसके जाने के बाद में भी आपकी बीट तेज रहेगी, क्या नहीं रहेगी ना, वो क्लियर होएगी, वो सही होएगी, सामान्य लेवल पे आएगी। तो वो सामान्य लेवल पर लाने का काम कौन करता है, परानुकंपी करना है। यानी कि एक तो खतरे के लिए तैयार करता है तो दूसरा हमारे शरीर को वापस सामान्य करता है, वो होता है परानुकंपी, पैरासिम्थेटिक। और सिम्थेटिक जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड को भी एक्टिव करता है। देखिए हमें खतरों से लड़ने के लिए जो हमारी जिस ग्लैंड के द्वारा हम तैयार होते हैं वो होते हैं एड्रिनल। तो एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन व नोर एड्रिनलिन हार्मोन का स्त्राव करती है जो हमें खतरों से लड़ने के लिए तैयार करती है। तो वो जो है अनुकंपी जो है वो हमारे एड्रिनल को भी एक्सक्रीट करता है, एड्रिनल को भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, जिसके द्वारा क्या होते हैं, हार्मोन का स्त्राव होता है जिससे हम खतरों से लड़ सकें। और परानुकंपी क्या करता है, वापस उस लेवल को सामान्य करता है, एड्रिनल के हार्मोन को स्त्राव के लिए रोकता है। तो इस तरह अनुकंपी और परानुकंपी रहते हैं। और हमारे जो तंत्र होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परीधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है, परिधीय में क्या आते हैं, इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं आती है, और ये नियंत्रणहीन तंत्र अनुकंपी व परानुकंपी के तौर पर आता है। देख लिया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिएगा, इससे आगे हम बात करेंगे। देखिए अब आगे जब हम चर्चा करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, तो इसमें सबसे पहला भाग कौन सा आएगा, ब्रेन आएगा ना। तो हम इस लेसन के अंतर्गत हम ब्रेन का जिक्र करेंगे, ब्रेन की संरचना पढ़ेंगे, ब्रेन कहाँ सेट होता है, कैसे सेट होता है, क्या इसका सिस्टम रहता है, तो वो हम देखेंगे। चलिए हम ब्रेन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। अभी हम ब्रेन की बात कर रहे हैं। अभी हम किसकी चर्चा करेंगे, ब्रेन की चर्चा करेंगे। देखिए ब्रेन की बात करें, हमारा जो मस्तिष्क होता है वो हमारे कपाल खोपड़ी के अंदर पाया जाता है, कपाल खोपड़ी के अंदर पाया जाता है, कपाल स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर जो है हमारा ब्रेन पाया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं ब्रेन की, जब हम खोपड़ी के अंदर हमारा ब्रेन है तो वो ऐसे बजेगा, नहीं बजेगा ना, वो इसके अंदर क्या है, सेट रहता है, पूर्णतः झिल्लियों से परिबद्ध रहता है, सुरक्षित रहता है। इस तरह खोखले की तरह बजता नहीं है, वो क्या रहता है, वो उसके अंदर सेट रहता है और झिल्लियों से परिबद्ध रहता है। तो कौन कौन सी झिल्लियाँ इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट रहेगी, तो ब्रेन कपाल में पाया जाता है। और ब्रेन के चारों ओर 3 झिल्लियाँ मौजूद रहती है। तीनों झिल्लियों के नाम देखते हैं। 3 मेम्ब्रेन, 3 झिल्लियाँ प्रेजेंट रहती है। और ये 3 झिल्लियाँ कौन सी होती है देखते हैं।
नंबर 1 होती है ड्यूरामेटर। नंबर 1 ड्यूरामेटर, हिंदी में कहेंगे तो दृढ़ तानिका। नंबर 1 ड्यूरामेटर या दृढ़ तानिका। और जो नंबर 2 प्रेजेंट रहती है वो रहती है जाल तानिका। नंबर 2 जाल तानिका, इंग्लिश में कहेंगे तो अरेकेनोइड। दूसरी कौन सी रहती है? अरेकेनोइड, या फिर इसको कहेंगे तो जाल तानिका, जाल तानिका। और तीसरी जो होती है वो होती है मृदु तानिका। तीसरी क्या होती है? मृदु तानिका। इस तरह करके 3 झिल्लियाँ जो होती है वो हमारे ब्रेन के चारों ओर पाई जाती है, जो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और ब्रेन को सेट रखने के लिए इसके चारों ओर 3 झिल्लियाँ पाई जाती है। तीनों झिल्लियों के नाम जो है वो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, दृढ़ तानिका, जाल तानिका और मृदु तानिका। देखिए स्थिति कुछ इसी प्रकार की है। सबसे बाहरी जो है वो ड्यूरामेटर है, सबसे बाहरी जो है वो दृढ़ है तो दृढ़ तानिका है। उसके बाद में जाली जैसी है वो जाल तानिका है। सबसे नीचे पारदर्शी है, एकदम बहुत ही पतली है, पारदर्शी है, वो मृदु तानिका है। इस तरह इसकी व्यवस्था का जो है वो क्रम रहता है। ठीक है, तो ये 3 झिल्लियाँ जो होती हैं हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। अब देखिए बच्चों, इन दोनों के बीच में एक शिलोम पाई जाती है, एक इन दोनों के बीच में शिलोम पाई जाती है, यानी कि एक गुहा ड्यूरामेटर और अरेकेनोइड के बीच में, यानी कि दृढ़ तानिका और जाल तानिका के बीच में एक गुहा, खालिस्तान पाया जाता है, एक शिलोम पाई जाती है जिसको कहा जाता है सबड्यूरल गुहा। ये जो गुहा दिखाई दे रही है ये कौन सी है? सबड्यूरल। हिंदी में भी यही नाम याद करना पड़ेगा, सबड्यूरल गुहा। और इसके नीचे जो दूसरी गुहा दिख रही है आपको वो है सब अरेकेनोइड गुहा, सब अरेकेनोइड गुहा। कौन सी गुहा? सब अरेकेनोइड गुहा। दूसरी गुहा जो इसके अंदर प्रेजेंट रहती है वो रहती है बच्चों सब अरेकेनोइड गुहा। और इन दोनों गुहाओं में बच्चों, इन दोनों गुहाओं में एक फ्लूइड भरा रहता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है, मस्तिष्क को चोटों से बचाता है। वो जो द्रव होता है उसको कहा जाता है, एक फ्लूइड भरा रहता है, इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है। और उस तरल पदार्थ को जिस नाम से जाना जाता है वो है प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, या फिर हिंदी में कहेंगे तो इसको सेरेब्रो, इंग्लिश में कहेंगे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है इन गुहाओं में भरा रहता है। देखिए बच्चों, हमारे ब्रेन के चारों ओर 3 तरह की झिल्लियाँ पाई जाती है। ब्रेन के चारों ओर 3 तरह की झिल्लियाँ पाई जाती है। नंबर 1 दृढ़ तानिका, नंबर 2 जाल तानिका, नंबर 3 मृदु तानिका। जो पहली 2 है इनके बीच में जो गुहा पाई जाती है उसको सब ड्यूरल, पहले वाले के नाम से रखी जाएगी। जैसे ड्यूरामेटर है ना तो सब ड्यूरल हो जाएगी, जिसे इसमें जो इन दोनों के बीच में तो आर्केनोइड के नाम से होगी, सब आर्केनोइड होगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है, इन दोनों के मध्य इन गुहाओं में जो फ्लूइड भरा रहता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। और इसका काम क्या होता है बच्चों? ये मस्तिष्क को चोटों से, बाहरी आघातों से बचाता है, प्लस ये अपने अंदर एक पोषण रखता है जो ब्रेन की कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। यानी कि ब्रेन को आवश्यक पोषण प्रदान करने के साथ साथ ये ब्रेन को सुरक्षा देने का काम करता है, ब्रेन को बाहरी आघातों से बचाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेन की बाहर की ओर क्या है। अब हम ब्रेन की इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, ब्रेन किस किस से मिलकर बना होता है। चलिए ब्रेन के बारे में देखते हैं। ये ब्रेन की बाहरी संरचना बताइए, झिल्ली वगैरह क्या रहता है ब्रेन के बाहर की ओर, वो सब देख लिया। अब हम बात करेंगे ब्रेन की खुद की संरचना। ब्रेन की स्वयं की स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क जो होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से? 3 भागों से। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन भी कहा जाता है, फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क। नंबर 2 मध्य मस्तिष्क। नंबर 2 मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। नंबर 2 क्या है? मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। नंबर 3 जो है वो है पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या हिंज ब्रेन।
पश्च मस्तिष्क। ठीक है, इस तरह करके जो हमारा ब्रेन होता है वो बच्चों 3 भागों में बंटा रहा। पोलाइटली समझो, आराम से समझो, बहुत ही गौर करके समझो, आपको बिल्कुल क्लियर होएगा। एक एक चीज़ें जो है इसकी एनसीईआरटी की बिल्कुल क्लियर होगी। 12वीं में इससे बाहर बच्चों क्वेश्चन नहीं उठेगा, ध्यान देके सुनने का प्रयास करें, सब कुछ क्लियर होएगा। ठीक है, तो ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन बच्चों 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और तीसरी संरचना क्या है, पश्चिम मस्तिष्क। अब देखेंगे अपने क्या है, पहले क्या देखते हैं, टेबल किससे बनी है और इसके अंदर क्या क्या मटेरियल रहता है। तो सबसे पहले हमने बाहरी 3 भाग देख लिए इसके, अग्र, मध्य और पश्च के तौर पे पाए जाते हैं। अब ये अग्र किससे बना होता है, मध्य किससे बना होता है, पश्च किससे बना होता है, वो देखेंगे। देखिए, अग्र मस्तिष्क जो होता है बच्चों 2 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। एक तो प्रमस्तिष्क, एक तो किससे मिलकर बना होता है, प्रमस्तिष्क, और दूसरा होता है वो है अग्र मस्तिष्क पश्च या डायोनसेफेलोन, डायोनसेफेलोन। देखिए, एक तो होता है प्रमस्तिष्क और दूसरा क्या होता है, डायोनसेफेलोन। इन 2 भागों से मिलकर हमारा मस्तिष्क का अग्रिम भाग बना रहता है, अग्र मस्तिष्क बना रहता है। देखिए, डायोनसेफेलोन क्या होता है बच्चों, डायोनसेफेलोन का हिंदी में कहेंगे तो अग्र मस्तिष्क का पश्च भाग, अग्र मस्तिष्क पश्च कहेंगे। कई जगह अग्र मस्तिष्क पश्च भी इसको लिखा हुआ पाया जाता है। यानी कि ये क्या है, ये मस्तिष्क का, अगले मस्तिष्क का पिछला भाग है, पश्च भाग है। देखिए, प्रमस्तिष्क क्या होता है, प्रमस्तिष्क मुख्य भाग। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना, ये भाग जो होता है टोटल ब्रेन का 2/3 भाग बना लेता है। कौन सा, अग्र मस्तिष्क कुल ब्रेन का 2/3 भाग कंप्लीट कर देता है। अग्र मस्तिष्क कुल ब्रेन का कितना कंप्लीट कर देता है बच्चों, 2/3 भाग जो होता है वो कंप्लीट कर देता है। अब हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क में पाए जाने वाले प्रमस्तिष्क की। प्रमस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे मुख्य भाग होता है, सबसे मुख्य भाग जो व्यक्ति को व्यक्ति बनाता है। व्यक्ति को व्यक्ति कैसे बनाता है, यानी सभी प्राणी में अपनी अपनी क्षमताएं विकसित करता है, अपना अपना क्या IQ विकसित करता है। तो प्रमस्तिष्क क्या होता है, सोचने, विचार करने, तर्क करने, योजना बनाने और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हमारे दिमागी कार्यों पर नियंत्रित रहती है, दिमाग से संबंधित होती है, वो काम किसके द्वारा होता है, प्रमस्तिष्क के द्वारा होता है। तो यहाँ हम जिक्र करेंगे प्रमस्तिष्क सोचने, विचार करने, तर्क करने जैसी घटनाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। सभी समस्याओं की जड़ पर मस्तिष्क है, क्योंकि सभी की टेंशन की जड़ पर मस्तिष्क है। तो याद रख लेना, सोचना, विचार करना, तर्क देना, सभी घटनाओं से संबंधित क्या होता है, प्रमस्तिष्क होता है। दूसरा बच्चों क्या होता है, इसके अंदर ओल्फैक्टरी पीट्स भी पाए जाते हैं। ओल्फैक्टरी पीट्स क्या होते हैं, गंध का ज्ञान करवाने वाले। हम यानी कि नाक जो क्या होता है, केवल सूंघने का काम करते हैं। क्या आप नाक से सूंघ कर ये थोड़ी ना जस्टिफाई कर सकते हो कि ये इसकी गंध है। ब्रेन में विचार आएगा ना, सोचोगे, पहले तो गंध को सूंघोगे और सूंघने के बाद में ब्रेन से विचार लाओगे कि ये किसकी हो सकती है। पहचानने का काम कौन करता है, ब्रेन करता है। तो पहचानने का ब्रेन काम करता है, वो प्रमस्तिष्क के ही ओल्फैक्टरी पिट्स में होता है, घ्राण पिंडों में होता है, सूंघने वाले पिंडों में होता है, सूंघने के गंध का ज्ञान करवाने वाले पिंडों में होता है। तो घ्राण पिंड, घ्राण पिंड, ओल्फैक्टरी पिट्स। ठीक है, अब देखो बच्चों डायोनसेफेलोन क्या होता है। डायोनसेफेलोन होता है अपने, देखिए, अग्र मस्तिष्क जो होता है उसका पिछला भाग डायोनसेफेलोन कहलाता है। अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग क्या कहलाता है। एक चीज़ और ध्यान में रखना, हमारा प्रमस्तिष्क 2 गोलार्धों में बंटा रहता है, एक अग्र गोलार्ध, एक दायां गोलार्ध, एक बायां गोलार्ध। यानी कि हमारा मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क 2 गोलार्धों में बंटा रहता है। एक क्या होता है, एक गोलार्ध होता है वो दायां गोलार्ध, एक तो बायां गोलार्ध और एक दायां गोलार्ध, 2 तरह के होते हैं। और इसमें सिस्टम जो होता है बच्चों वो उल्टा होता है। प्रमस्तिष्क का जो, देखिए, प्रमस्तिष्क 2 गोलार्धों में बंटा रहता है। प्रमस्तिष्क दायां गोलार्ध और एक होता है बायां गोलार्ध। गोलार्ध मतलब 2 कोई स्ट्रक्चर, ठीक है। दायां और बायां 2 भाग होते हैं। देखिए, जो दायां होता है ना वो शरीर के बाएं हिस्से पर कंट्रोल करता है। दायां शरीर के बाएं भाग पर नियंत्रित करता है, तो वहीं बायां गोलार्ध शरीर के दाएं भाग पर नियंत्रित करता है, शरीर के दाएं भाग पर नियंत्रित करता है। कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। जहां पर मस्तिष्क सोचने, विचारने और तर्क करने का काम करता है, वहीं प्रमस्तिष्क के 2 गोलार्ध होते हैं, एक दायां और एक बायां। दायां जो होता है शरीर के बाएं हिस्से पर नियंत्रण रखता है, तो वहीं बायां जो होता है शरीर के दाएं हिस्से पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं डायोनसेफेलोन की।
अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग की। देखिए बच्चों, डायोनसिफिलोन जो होता है वो दो संरचनाओं से मिलकर बना होता है। डायोनसिफिलोन दो संरचनाओं से मिलकर बना होता है। एक को कहा जाता है थैलेमस, तो दूसरे को कहा जाता है हाइपोथैलेमस। एक को कहा जाता है थैलेमस, तो दूसरे को कहा जाता है हाइपोथैलेमस। अब प्रश्न आता है थैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है। थैलेमस जो करता है वो हमें चेतना दिलवाने का काम करता है। क्या करता है, इसे चेतक भी कहा जाता है। किसको, थैलेमस को चेतक भी कहा जाता है। ये चेतना देने का काम करता है, चेतक। क्यों कहा भाई, देखिए आपने किसी का दुख दर्द देखा और उस दुख दर्द को अपने शरीर में ग्रहण किया, उसकी संवेदनाओं को अपने शरीर में ग्रहण किया, तो वो काम कौन सा करता है, वो काम करता है थैलेमस काम करता है। दुख दर्द और सहानुभूति की भावनाएं वहाँ से उठा कर लेके आना और इस सिस्टम को लेकर जाना या थैलेमस तक लेकर आना। ये थैलेमस क्या होता है, दुख और दर्द की भावनाओं से संबंधित होता है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। ये दुख और दर्द, दुख सुख, इससे संबंधित होता है। ठीक है, आप इतना ध्यान में रख लेना, सारी समस्या जो होती है, सारे सोच विचार जो होते हैं हमारे ब्रेन में होते हैं, और बाकी शरीर के सभी अंग उन सोच विचारों को, उन घटनाओं को ग्रहण करने का काम करते हैं। निर्णय लेने का, सोचने का सब काम कौन करता है, वो काम करता है हमारा ब्रेन करता है। ठीक है ना, ब्रेन काम करता है। तो अब जो है ये क्या हो गया, सुख दुख की भावनाओं से संबंधित हो गया और चेतक हो गया। अब हाइपोथैलेमस होता है बच्चों, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में पाई जाने वाली एक ग्रंथि, क्या है, ब्रेन में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है, जिसे सभी ग्रंथियों का सर्वोच्च कमांडर भी कहा जाता है। आपने अभी तक क्या बात पढ़ी, आपने एक बात पढ़ रखी है कि शरीर पर कंट्रोल करने वाली, सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने वाली ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने वाली ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। ये आपने पढ़ रखा है। लेकिन बच्चों एक बात और होती है कि पीयूष पर भी, जैसे पीयूष होती है मास्टर, और मास्टर पर भी कोई कंट्रोल रख रहा है तो वो हेड मास्टर होता है। तो यहाँ जो हाइपोथैलेमस होता है ये पीयूष को कंट्रोल करता है, तो इसको हेड मास्टर या फिर कहते हैं ग्रंथियों का सर्वोच्च कमांडर, ग्रंथियों का सर्वोच्च कमांडर, या इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे हेडमास्टर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइनोलॉजी का जो हेड मास्टर होता है वो कौन सा है, हाइपोथैलेमस। दूसरा बच्चों, हाइपोथैलेमस हमें भूख प्यास का ज्ञान करवाता है, भूख और प्यास का ज्ञान करवाता है। भूख और प्यास का ज्ञान करवाने वाले केंद्र को क्या कहा जाता है, हाइपोथैलेमस कहा जाता है। दूसरा, जहाँ प्यास लग रही है वहाँ बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा, कंट्रोल होएगा। तो ये शरीर का ताप निर्धारक केंद्र होता है। देखिए बहुत बार प्रश्न जो है ये पूछा गया कंपटीशन के एग्जाम में, मैंने ये क्वेश्चन बाकायदा देखा है कि कौन सा जो शरीर का अंग है वो शरीर का ताप निर्धारक केंद्र कहलाता है, तो वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर का ताप निर्धारक केंद्र भी कहलाता है, जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और भूख और प्यास को भी कंट्रोल करता है, और ग्रंथियों का क्या कहलाता है, सर्वोच्च कमांडर कहलाता है। तो इस तरह करके हमारा अग्र मस्तिष्क कंप्लीट होता है। ये सारा का सारा भाग किसका होता है, अग्र मस्तिष्क का होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, वो करेंगे मध्य मस्तिष्क की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मध्य मस्तिष्क। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, इससे हम आगे बढ़ेंगे तो मध्य मस्तिष्क की बात करेंगे। ठीक है, ये मैं मिटा देती हूँ। मध्य मस्तिष्क की बात करेंगे। देखिए मध्य मस्तिष्क क्या होता है। मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्क का क्या होता है, मध्य वाला भाग होता है, जिसे मिसेनसिफिलोन के नाम से भी जाना जाता है। मिसेनसिफिलोन, जिसे मिसेनसिफिलोन के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, मिड ब्रेन होता है, जिसे मिसेनसिफिलोन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में हम बात करें तो इसमें दो तरह की संरचनाएं जो होती है मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन में जो है वो प्रेजेंट रहती है। नंबर एक है क्रोपोरा क्वाड्रिजेमिना, या फिर इसको कहेंगे पिंड चतुष्टय। मैं यहाँ लिख रही हूँ नंबर एक, पिंड चतुष्टय या क्रोपोरा क्वाड्रिजेमिना, क्रोपोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, पिंड चतुष्टय। और दूसरा जो इसका भाग होएगा वो होएगा प्रमस्तिष्क वृंतक, प्रमस्तिष्क वृंतक, क्रूरा सेरेब्राई, जिसको क्या कहा जाता है, क्रूरा सेरेब्राई भी कहा जाता है, क्रूरा सेरेब्राई, क्रूरा
सेरेब्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भाग कौन से हैं बच्चों, ये मिड ब्रेन के हैं। देखते हैं इनके काम क्या होता है। पिंड चतुष्टि नाम से स्पष्ट हो रहा है, कोई ना कोई ऐसे 4 पिंड पाए जाएंगे, 4 लोब पाए जाएंगे जो पिंड चतुष्टि के रूप में होगा। मध्य ब्रेन के अंदर 4 ऐसे पिंड पाए जाते हैं जो देखने और सुनने से संबंधित होते हैं, यानी कि ये क्रिया क्या करती है, देखने और सुनने की संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करती है, देखने और सुनने की। कौन सी, पिंड चतुष्टि। तो इसमें 2 तरह के लोब प्रेजेंट रहते हैं, 2 तरह की पाली पिंड प्रेजेंट रहते हैं, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, पिंड चतुष्टि कहा जाता है। पर चतुष्टि क्या है, 2 जोड़ी पाई जाते हैं, 2 सुपीरियर ऑप्टिक लोब और 2 इंफीरियर ऑप्टिक लोब। 2 शब्दों पे गौर कीजिएगा, 2 सुपीरियर ऑप्टिक लोब और 2 इंफीरियर ऑप्टिक लोब जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो टोटल 4 लोब इसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसी कारण इसको पिंड चतुष्टि कहा जाता है, जो मध्य मस्तिष्क का भाग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमस्तिष्क वृंतक की। देखो बच्चों, नाम से स्पष्ट हो रहा है, वृंतक मतलब वृंत, कोई फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। फिलामेंट मतलब तंतुनुमा संरचना, और ये एक तंतुनुमा संरचना होती है जिसे क्रूरा सेरेब्राई के नाम से भी जाना जाता है। बंडल होता है, ये बहुत सारे फिलामेंट का बंडल होता है जो मिड ब्रेन को प्रमस्तिष्क से जोड़ता है। मिड ब्रेन को प्रमस्तिष्क से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, क्रूरा सेरेब्राई कहलाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम हिंज ब्रेन की, या फिर लास्ट पश्च मस्तिष्क की। तो बच्चों, पश्च मस्तिष्क के तौर पर अनुमस्तिष्क, क्या क्या भाग होते हैं मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। पश्च मस्तिष्क के तौर पर अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क जिसे सेरेबेलम भी कहा जाता है। अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम जिसको, ये था सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क सेरेब्रम, और वो क्या होता है, सेरेबेलम। ठीक है, अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट बात करेंगे तो हम पोन्स वोरोलाई, या सीधा पोन्स कह सकते हैं इसको। दूसरा भाग होता है पोन्स। तीसरा जो भाग होता है वो होता है मेडुला ओब्लागेटा। और मेडुला ओब्लागेटा के बारे में एक बात क्लियर कर लेना कि मस्तिष्क का अंतिम भाग मेडुला ओब्लागेटा कहलाता है। कौन सा भाग, मस्तिष्क का अंतिम भाग मेडुला ओब्लागेटा कहलाता है। देखिए, ये हो गया अनुमस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क बच्चों अपना संतुलन बनाए रखने का काम करता है। क्या करता है, संतुलन, शरीर का संतुलन देने का काम कौन करता है, वो करता है अनुमस्तिष्क। और पोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो लार, आंसू और सुनने से, लार, आंसू और चबाने की क्रिया से, लार, अश्रु और च्वरण, चबाने की क्रिया से नियंत्रित संबंधित होते हैं। लार, आंसू और चबाने की क्रिया से पोन्स संबंधित होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करेंगे मेडुला ओब्लागेटा, जो मस्तिष्क का क्या होता है, अंतिम भाग होता है। मस्तिष्क का क्या होता है, अंतिम भाग होता है। जो एक चीज़ ध्यान में रखें, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु का, ये जो मस्तिष्क पढ़ रहे हैं ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग, सेंट्रल नर्व सिस्टम का दूसरा भाग मेरुरज्जु है। तो ये अंतिम भाग, यही भाग जाकर आगे मेरुरज्जु से जुड़ेगा, वो भाग क्या होता है, मेडुला ओब्लागेटा होता है। ये बच्चों क्या करता है, ये सांस लेने को, खांसने को, निगलने को, गौर कीजिएगा, सांस लेना, खांसना, निगलना, सांस लेने को, खांसने को और निगलने को, और आहार नाल की पेशी में कर्माकुंचन जैसी गतियों को, अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित जो होता है वो मेडुला ओब्लागेटा रहता है, जो आगे चलकर मेरुरज्जु से जुड़ता है। ठीक है, इस तरह जो होते हैं बच्चों, ब्रेन की स्ट्रक्चर जो होती है वो कंप्लीट होती है। ये ब्रेन के भागों के जो चार्ट है वो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे किसकी, मेरुरज्जु की। क्या बात करेंगे, मेरुरज्जु की। ठीक है, ये मैं मिटा दूँ। ठीक है, नेक्स्ट मेरुरज्जु की बात करते हैं। एनसीईआरटी का पूरा 26वां चैप्टर जो है हम इस वीडियो के अंतर्गत कर लेंगे। इनसे बाहर बच्चों कोई पहलू नहीं रहेगा, लगभग सभी पहलुओं का समावेश मैंने इस अपने अध्याय में, इस वीडियो में किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरुरज्जु की। किसकी बात करते हैं, मेरुरज्जु की या स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, मेरुरज्जु की बात करते हैं। देखिए
क्या होता है वे मेरुरज्जु? मैंने आपको एक बात बताई है कि ये मेडुला ओब्लांगेटा से शुरू होता है। किससे? मस्तिष्क के सबसे पिछले भाग, सबसे निचले भाग, सबसे अंतिम भाग से शुरू होता है, जो मेडुला ओब्लांगेटा होता है। पूरी लंबाई में कशेरुक नाल में फैला रहता है। कहाँ से शुरू होता है बच्चों? ये शुरू होता है मेडुला ओब्लांगेटा से। मेडुला ओब्लांगेटा से शुरू होता है और कहाँ फैला रहता है? पूरी कशेरुक नाल में, पूरी वर्टिब्रल कैनाल में, पूरी उस नाल में, लंबी रीढ़ की हड्डी में लगभग पूरा फैला रहता है। कशेरुक नाल में फैला रहता है। कौन सा भाग? मेरुरज्जु भाग, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग है। ठीक है। अब देखो बच्चों, जो 3 झिल्लियाँ मैंने ब्रेन के चारों ओर बताई थी, कौन कौन सी नाम याद आ रहे हैं? एक बार रिपीट करवा देती हूँ। 3 झिल्लियाँ मैंने बताई थी, कौन सी? ड्यूरामेटर, दृढ़ तानिका, दूसरी जाल तानिका, तीसरी मृदु तानिका। दृढ़ तानिका, जाल तानिका और तीसरी मृदु तानिका। और ये तीनों ही झिल्लियाँ इसके चारों ओर भी पाई जाती है। इसको भी तो सुरक्षा चाहिए भाई, ब्रेन से ही निकल रही है, सेंट्रल नर्व सिस्टम का भी तो यही पार्ट है। इसको भी तो क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा चाहिए तो इसके चारों ओर भी वही झिल्लियाँ मौजूद होगी जो ब्रेन के चारों ओर है, और यही झिल्लियों के बीच में वही प्रमस्तिष्क मेरुद्रव भरा रहेगा जो बाहरी आघातों से मेरुरज्जु को बचाएगा। अब देखिए मेरुरज्जु का काम क्या होता है, क्यों ये शरीर की पूरी लंबाई तक जा रहा है? भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, क्या जरूरत पड़ गई शरीर की पूरी लंबाई तक जाने की? जरूरत ये पड़ गई कि क्योंकि तंत्रिकाएं आ रही है, हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी जो है पूरी लंबाई में लगभग फैली हुई है, और वहाँ अनेक तंत्रिकाएं आ रही है। तंत्रिकाएं बाहर से उद्दीपनों से संदेश लेकर आ रही है, तंत्रिकाएं संदेश को लेकर आई है, वही संदेश मेरुरज्जु के थ्रू ब्रेन में पहुंचेगा। इसीलिए जो है ये पूरी लंबाई में नीचे तक आई है। कौन? मेरुरज्जु आई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मेरुरज्जु को देख लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र की। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? परिधीय तंत्रिका तंत्र की। मेरुरज्जु का काम मैंने बता दिया ना। मेरुरज्जु जो होती है वो अपने संदेशों को मस्तिष्क तक लेकर जाती है और मस्तिष्क के कार्यों में सहायता करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट परिधीय तंत्रिका तंत्र की, क्योंकि हमने केंद्रीय पढ़ लिया, मस्तिष्क और मेरुरज्जु पढ़ लिया ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र की। और बच्चों मैंने बाकायदा आपको बता रखा है, परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो परिधीय इसलिए कहलाता है क्योंकि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ब्रेन और मेरुरज्जु की परिधि वाले भाग से, उसके चारों तरफ से जो तंत्रिकाएं निकल रही है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है, जिसमें ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स, ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल न्यूरॉन्स, क्रेनियल न्यूरॉन्स होती है 12 जोड़ी, और मेरुरज्जु से निकलने वाली होती है, मेरुरज्जु से निकलने वाली, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी, जिसको स्पाइनल क्या कहा जाता है? जिसको क्या कहा जाता है बच्चों? उसको कहा जाता है स्पाइनल न्यूरॉन्स। यानी कि 31 जोड़ी स्पाइनल न्यूरॉन्स और 12 जोड़ी क्रेनियल न्यूरॉन्स मिलकर क्या बनाती है? मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। मिलकर क्या बनाती है बच्चों? मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। इस तरह हमारे परिधीय तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, बाद में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। स्वायत्त, ऑटोनोमस। पेरिफेरल पढ़ने के बाद में तीसरा कौन सा आता है? स्वायत्त आता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हम किसको पढ़ेंगे? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। क्या होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखिए बच्चों, इसकी जो खोज की है उस वैज्ञानिक का नाम है लैंगले। जिसने खोज की है वो कौन सा है? लैंगले। खोजकर्ता लैंगले। पूर्णतः नियंत्रणहीन होता है। जो बात मैंने पहले बता दी वही बात मैं दोबारा बताऊंगी कि ये जो होता है 2 भागों में बंटा रहता है, अनुकंपी व परानुकंपी। अनुकंपी व परानुकंपी। अनुकंपी सिंथेटिक
और दूसरा भाग होता है पैरासिम्पथेटिक। दूसरा भाग कौन सा होता है? पैरासिम्पथेटिक। और सिम्पथेटिक जो होता है उसको अनुकंपी कहा जाता है और पैरासिम्पथेटिक को परानुकंपी कहा जाता है। जब खतरे की परिस्थितियाँ आती है तो उसके लिए तैयार अनुकंपी करता है और परानुकंपी पैरासिम्पथेटिक हमें सामान्य करता है। यानी कि दोनों के काम पता चला कि ये जो होते हैं जब परिस्थितियाँ विपरीत होती है तो उसके लिए तैयार हमें सिम्पथेटिक करता है और पैरासिम्पथेटिक हमें उस परिस्थिति के जाने के बाद में हमें सामान्य करता है। तो ये है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसकी खोज जो है वो लैंगले ने की। किसने की? लैंगले नामक साइंटिस्ट ने की। इसमें मैं थोड़ा बहुत उदाहरण बता देती हूँ। जैसे खतरा आया तो अपनी हार्ट बीट क्या है? तेज़ हो गई। खतरा आने पर अपनी बीट क्या हो गई? तेज़ हो गई। ये बीट को कम करता है, ये बीट को क्या करता है? तेज़ करता है और ये बीट को कम करता है। ये एड्रिनल के स्त्राव को बढ़ाता है, एड्रिनल के स्त्राव को बढ़ाता है और ये क्या करता है? घटाता है। घटाता क्यों है? क्योंकि एड्रिनल खतरे से बचाती है और खतरा चला गया तो उसको कम करना पड़ेगा ना एड्रिनल के सिक्रेशन को, ठीक है। तो ये क्या करता है? पैरासिम्पथेटिक उसको वापस सामान्य। क्या खतरा आया होता है तब हमें भूख लगती है क्या? नहीं लगती। भूख नहीं लगती तो लार का स्त्रवण क्या होता है? यानी कि ये खतरा वाली स्थिति है, लार का स्त्रवण कम करवाता है और ये लार का स्त्रवण बढ़ाता है। दूसरा, ये क्या करता है? पाचन की क्रिया को मंद करता है और ये पाचक एंजाइमों के स्राव को बढ़ाता है। तीसरा, आहार नाल में गति जो होती है, कर्माकुंचन की गति, उसको क्या करता है? कम करता है और ये क्या करता है? बढ़ाता है। नेक्स्ट हम बात करें और क्या है? ये मूत्राशय को, यूरिनरी ब्लैडर को, ये मूत्राशय को फैलाता है और ये मूत्राशय को कम करता है, ठीक है। इस तरह करके जो होते हैं इनके द्वारा जो काम है वो सामंजस्य के तौर पे किया जाता है। एक बढ़ाता है तो दूसरा कम करता है, स्थिति को नॉर्मल करने का काम करता है। वो होता है सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक के तौर पर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त, तीनों तंत्रिका तंत्र हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा बच्चों इस लेसन में दिया गया है वो है प्रतिवर्ती क्रिया। क्या होता है प्रतिवर्ती क्रिया? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं ना, केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। केंद्रीय में क्या आता है? केंद्रीय के अंदर मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है और परिधीय के अंदर उनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं आती है जो भी हमने देख ली। और नेक्स्ट स्वायत्त आएगा और स्वायत्त में भी हमने अनुकंपी और परानुकंपी को पढ़ लिया। तो इस तरह करके हमारा तंत्रिका तंत्र कंप्लीट हो गया। और एक अलग से हेडिंग है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हिंदी में कहेंगे तो प्रतिवर्ती क्रिया। क्या कहेंगे बच्चों इसको? प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है वे? प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया होती है कि जब बाहर से उद्दीपन आया, बाहर से कोई भी परिवर्तन है, जैसे अचानक किसी गर्म वस्तु को हमने छू लिया, तुरंत हाथ वहाँ से हट गया, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन है। यानी कि बिना सोचे विचारे स्वतः होने वाली घटनाएं प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यानी कि स्वतः होने वाली तीव्र क्रिया, स्वतः होने वाली बिना सोचे विचारे तीव्र क्रिया क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। और प्रतिवर्ती क्रिया में देखिए बच्चों एक भाग जो होता है वो ग्राही भाग होता है। ग्राही भाग क्या करता है? संवेदनाओं को, उद्दीपन को बाहर से ग्रहण करता है, बाहर से ग्रहण करता है। जैसे हाथ के गरम लगा तो गरम लगने वाला भाग क्या है? त्वचा ने गरम को महसूस किया है तो मेरी त्वचा क्या है बच्चों? त्वचा क्या है? त्वचा है ग्राही अंग। जो संवेदनाओं को बाहर से ग्रहण करता है वो ग्राही अंग कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ से इसने संवेदना को ग्रहण किया, संवेदना को ग्रहण किया, संवेदना को ग्रहण किया किसने? त्वचा ने किया और त्वचा क्या कहलाई? ग्राही भाग कहलाई। और यहाँ से ग्राही भाग से न्यूरॉन निकली। क्या निकली? न्यूरॉन निकली। और इस न्यूरॉन को कहा जाता है बच्चों अभिवाही। क्या कहा जाता है? अभिवाही संवेदी न्यूरॉन। अभिवाही संवेदी न्यूरॉन यानी कि अभिवाही जो
जा रही है यहाँ से निकल कर और संवेदनाओं को लेकर जा रही है वो अभिवाही है। अभिवाही संवेदना, त्वचा से संवेदनाओं को लेकर जो तंत्रिका जा रही है वो अभिवाही स्वेदी न्यूरॉन है। यहाँ से मैं बता रही हूँ प्रतिवर्ती क्रिया कैसे शुरू हो रही है। बाहर से कोई संवेदना जैसे गर्म का लगना शुरू हुआ और हमारी त्वचा ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया, पता किया। त्वचा से एक न्यूरॉन निकली जो स्वेदी न्यूरॉन कहलाती है और ये स्वेदी न्यूरॉन आगे मेरुरज्जु में गई। किस में गई? संवेदनाओं को लेकर मेरुरज्जु में गई। और बच्चों मेरुरज्जु मस्तिष्क से संबंधित होता है, निर्णय लेने वाला, सोचने से विचारने वाला काम सारा वहाँ आगे ब्रेन वाला सिस्टम जो है वो यहाँ से हो गया। फिर अभिवाही के बाद में बच्चों क्या होएगा, अभिवाही से मेरुरज्जु ये संबंध हो गया। उसके बाद में यहाँ से जो निर्णय लेकर निकलेगी वो प्रेरक न्यूरॉन होएगी, या उसको कह सकती हूँ मैं अपवाही न्यूरॉन, या उसको कह सकती हूँ अपवाही न्यूरॉन, जो यहाँ से सीख कर आई है, निर्णय लेकर आई है और फिर ये जाकर किस पर, अपवाहक अंग पर काम करेगी। ये निर्णय को कहाँ भेजेगी? अपवाहक। अपवाहक अंग क्या होएगी बच्चों? त्वचा खुद नहीं हटती, त्वचा थोड़ी ना यहाँ से हट जाएगी, त्वचा में मसल्स है उस त्वचा को खींच लेगी। तो यहाँ पर अपवाहक अंग के तौर पर पेशी काम करेगी और वहाँ से हाथ जो होता है गर्म वस्तु को छूने से तुरंत हट जाता है। तो ये क्रिया जो होती है हमारे शरीर के अंदर संपन्न होती है, जिसको क्या कहा जाता है? प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। अब बच्चों प्रतिवर्ती क्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो जन्मजात होती है, जिसको जन्मजात को सरल भी कहा जाता है, अप्रतिबंधित या सरल भी कहा जाता है। यहाँ लिख देती हूँ, सरल या अप्रतिबंधित। जो व्यक्ति जन्म से सीखता है, जो व्यक्ति जन्म से सीख के आता है, अगर किसी बच्चे के भी आप पैर में सोए हुए के गुदगुदी करोगे ना तो पैर को तुरंत झटके मार के वहाँ से उठा लेगा, हटा लेगा, तो वो उसने जन्म से ही सीखा है, वो प्रतिवर्ती क्रिया उसको जन्म से प्राप्त होती है। तो वो सरल और क्या है? अप्रतिबंधित है। दूसरी क्या है? प्रतिबंधित या उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिबंधित या उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिबंधित और उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? उपार्जित वो होती है जो हम जीवन में अपने अनुभव से सीखते हैं, जो बाहरी वातावरण से हम धीरे धीरे सीखते हैं और सीख कर जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो क्या होती है? वो होती है प्रतिबंधित। उपार्जित जो जन्म में हम प्रशिक्षण के द्वारा सीखते हैं। जैसे क्या है, कोई बच्चा साइकिल चला रहा है और साइकिल चलाते चलाते उसको जीवन में सीखा हुआ है, कोई आगे आ जाए तो क्या लगाने हैं? ब्रेक लगाने हैं। वो अचानक लग जाता है, सोचता नहीं है, वो अचानक आगे आगे ब्रेक लग गया। तो वो घटना वो सोचा नहीं, उसने अचानक हुई है। तो अचानक होने के कारण लेकिन उसने जीवन में वो उतार रखी है, उसके ब्रेन ने ऑटोमेटिक वो सेट कर रखा है सिस्टम, कोई आगे आ गया तो अपने को क्या करना है? तुरंत और तुरंत ब्रेक मार देने। तो वो क्या है? उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया। दूसरा क्या है? कोई कुत्ता बैठा है आराम से, ठीक है, और आप वहाँ से निकल रहे हो और कुत्ता आपको घूर के देख रहा है, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है उसको भगाने के, तो आप ऐसे झुक के पत्थर भी नहीं है, आप सीधा झुकोगे तो उसको लगेगा कि ये मेरे को मारेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन में यही सीखा है कि जीवन में क्या सीखा है? यही सीखा है, मारने वाली प्रतिक्रिया की। सामने से कोई व्यक्ति ऐसे नीचे होएगा तो वो मेरे को पत्थर उठा के मारेगा, तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाएगा। तो वो कुत्ते की क्या है? प्रतिबंधित उपार्जित क्रिया है। उसी प्रकार क्या है? भोजन को देखने, हमारे मुंह में लार आना, वो लार आने भी क्या है? लार का आना। जैसे कुत्ते वाला जो उदाहरण है वो इसका उदाहरण है प्रतिबंधित, और लार का आना भी क्या है? प्रतिबंधित उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। और ये संवेदना, देखो दोबारा बता देती हूँ, रिफ्लेक्स एक्शन। संवेदना आई बाहर से या उद्दीपन कहलाया, त्वचा ने एक्सेप्ट किया, अभिवाही न्यूरॉन लेकर गई, यहाँ से संदेश क्रिएट हुआ, प्रेरक लेकर आई और अपवाहक अंग पेशी को दिया और पेशी ने तुरंत हाथ को वहाँ से हटा दिया। और ये पूरा मार्ग जो होता है ना बच्चों, जो ग्राही को क्रियाकर से जोड़ता है, एक ऐसा मार्ग जो ग्राही को क्रियाकार से जोड़ता है, काम करने वाले से जोड़ता है, उसको कहा जाता है प्रतिवर्ती चाप। पूछा जाता है क्या होता है प्रतिवर्ती चाप? जो ग्राही को क्रियाकार से जोड़ता है, ये पूरा का पूरा मार्ग क्या है? प्रतिवर्ती चाप है। इस तरह करके बच्चों ये आपका 26वां चैप्टर और तंत्रिका तंत्र बीएससी फाइनल ईयर की न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी की बुक में भी लगता है एक चैप्टर, और ये 26वां चैप्टर 12th क्लास का वो आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपके सभी डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो जूलॉजी विद अंकिता मैम इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी का भला हो। धन्यवाद।